हिंदवाड़ा में जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को और बाजू वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। धन्यवाद। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आज उनका जन्मदिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक नया भगवान कहाँ से आ गए हमारे बीच। पर दोस्तों, अपने जीवन काल में जो लोग असाधारण काम कर जाते हैं, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्जा ही दे देते हैं, है ना। बिरसा मुंडा भी ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक है। झारखंड में पैदा हुए बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जानेंगे भी कैसे। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ने वाले हम जैसे लोग और कम्युनिस्टों की विचारधारा में इतिहास पढ़ने वाले हम जैसे लोग भला बिरसा मुंडा को कैसे जान सकते हैं। अंग्रेज कर चले हम फिदा जानो तन। और वास्तुकला ने हमेशा सारी दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन हम एक ऐसा समाज है जिसने कभी अपनी गौरवशाली परंपरा का ना तो ख्याल रखा, ना ही उसका गौरव महसूस किया। बस यही कारण है कि इतिहास की अनेक समृद्ध धरोहरें देखते देखते हमारे आंखों के सामने नष्ट कर दी गई। कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी एक बेहद विशाल और समृद्ध नगर है। इसका उल्लेख रामायण में भी हुआ था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और आज यह प्राचीन नगर सिर्फ बंजर जमीन और खंडरों के रूप में ही बचा है। आज लेकिन वह डिवाइडेड आजादी थी। एक तरफ हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वहीं दूसरी तरफ 14 अगस्त की रात 12 बजे एक नए देश का जन्म हुआ, पाकिस्तान के रूप में। दोस्तों, आज भी इस विभाजन की पीड़ा हम भारत के लोग झेल रहे हैं। असल में भारत की आजादी आज भी अधूरी है, भारत से खंडित हुए हिस्सों के बिना। दोस्तों, तो क्यों ना हम लोग आज से 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिन के रूप में मनाएं। क्यों ना याद दिलाने आया हूँ, भारत की संस्कृति आज से कई साल पहले अनेक देशों तक फैली थी। अफगानिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अनेक देश आज भी भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं। ये भारतीय संस्कृति और परंपरा की ही देन है कि जो आज तक किसी भी इस्लामिक देश में नहीं हुआ, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामी देशों में हुआ है। आज तक किसी भी इस्लामिक देश की प्रमुख अभी तक कोई महिला नहीं बन पाई है, पर पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, तो बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना जैसी महिलाओं ने देश के सर्वोच्च पद को हासिल ही नहीं किया, बल्कि प्रशासन को। और गांधी जी को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन आज के दिन जो महान आत्मा हमारी स्मृतियों से छूट जाती है वो है लाल बहादुर शास्त्री। सादगी, प्रामाणिकता, उत्कट देशभक्ति की ज्वलंत मिसाल। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नाम है एक निर्धन किसान के पुत्र का। पेश करने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे बलशाली व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अकेले दम पर एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना डाला। जी हाँ, मैं दशरथ मांझी की ये बात कर रहा हूँ। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर में हुआ। मांझी एक पिछड़े और छोटी जाति के थे। वह जिस गांव से आते थे, ना तो वहाँ बिजली थी और न ही वहीं पानी का अच्छा साधन था, और जिस गांव में वह रहते थे वहाँ से कस्बे तक जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। दशरथ मांझी को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब उनकी पत्नी फाल्गुनी लकड़ी काटते काटते पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। दवाइयों और नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, वीर सावरकर का जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर का नाम लेते ही
आंखों के सामने आ जाती है। तो आज YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। भारत में एक वीर सपूत ने जन्म लिया था। अगर उस जमाने में इंस्टाग्राम या ट्विटर, फेसबुक होता तो हैशटैग आज़ाद ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता। जी हाँ, आज ही के दिन चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ था। सिर्फ 15 साल के थे जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को पत्थर मार दिया था। मन में जज्बा था कि भारत माता को इन बैड एलिमेंट्स से आज़ाद करवाना है। 15 करोड़ की सज़ा भी मिली थी उस हमले के लिए। आगे चलकर उन्होंने भी बंदूक के दम पर आज़ादी की बात की, पर वो आज़ादी भारत को आज़ाद आबाद बनाने के लिए थी। आज जेएनयू कैंपस से बंदूक के दम पर आज़ादी बोलने वाले अगर 15 कोड़े खा लेते तो आज़ादी का भूत उतर जाएगा। आगे चलकर आज़ाद ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन। जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना का एक बड़ा अड्डा है, लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर चीन का भी एक अड्डा है। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, जहां से चीन हमारी सारी एक्टिविटीज पर एक एक सेकंड नजर रखता है। इस चीनी नौसैनिक अड्डे का नाम है कोको आइलैंड्स। 1950 तक ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पर आज ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंडमान निकोबार सहित पूरा दक्षिण भारत, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर इस चीनी अड्डे के मिसाइलों के निशानों पर है। ये भारत की ऐसी कमजोर नस है जो चीन के हाथों में दबी हुई है। सबसे मजेदार बात, ये आइलैंड चीन ने हमसे बिना लड़े काल से ही प्रकृति को महत्व देती आई है। प्रकृति में हमने भगवान के दर्शन किए हैं। हम आज भी पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, शमी, श्रीपर्णी जैसे पेड़ पौधों की रोजाना पूजा करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जादव पायेंग ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर प्रकृति को बचाने में और नेचर का कंजर्वेशन करने में अपना योगदान दिया और सारी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। आज हम उन्हीं के महान कार्य पर एक नज़र डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आयरन मैन, स्पाइडरमैन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं द फॉरेस्ट मैन यानी जादव पायेंग। मैं 13 अप्रैल हूँ। उस भीषण हत्याकांड की याद दिलाने मैं हर साल आता हूँ। जलियांवाला बाग की खून से सनी दीवारों की याद दिलाने 6 महीने के मासूम बच्चे से लेकर बूढ़े तक की लाशों का गवाह मैं 13 अप्रैल हूँ। हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने ब्रिटिश सेना के जूतों की टापों और दंदनाती गोलियों को सुना, पर मेरे कान के पर्दे फटे नहीं। मैंने जलियांवाला बाग में लाशों से भर चुके उस कुएं को भी देखा। मैंने देखा जनरल डायर की क्रूरता और ब्रिटिश हुकूमत के भयानक अत्याचारों को। बस यही याद दिलाने मैं हर साल आता हूँ कि कहीं आप सब फिर अपने स्वत्व को भूल कर सो ना जाए। मैंने उस भीषण नरसंहार से उधम सिंह को पैदा होते देखा। मैंने वह वीर भारत माँ की गोदी में पलते देखा जो विदेश जाकर अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर माइकल ओ डायर का सीना गोलियों से छलनी कर अपनी सैकड़ों माँ बहनों और भाइयों की मौत का बदला लेता है। मैं 13 अप्रैल 1919 के बाद हर साल आ जाता हूँ उस बैसाखी की याद दिलाने, जब भारत माँ के सीने पर हजारों घाव बेरहमी से लगाए गए। हर साल मैं आता हूँ आप सभी को झकझोर कर जगाने के लिए, ताकि कहीं फिर किसी जलियांवाला बाग जैसे खूनी चक्रव्यूह में भारतवासी फंस न जाए। मैं हर साल आता रहूंगा आपके भीतर सुप्त पड़े उस उधम सिंह को जगाने के लिए, जिसके शौर्य से इतिहास के पन्ने स्वर्णिम छटा लिए चमकते हैं। मैंने खुद को जलियांवाला बाग से सदा के लिए जोड़ लिया है, क्योंकि मैं 13 अप्रैल हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम ही आराध्य हैं समस्त सनातन धर्मियों के, और राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, समस्त मानव जाति के लिए एक अनुपम आदर्श। वैसे ये बातें आप जानते हैं, जानती तो सारी दुनिया थी, फिर भी 500 साल लग गए राम की जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने में। अपने जीवन काल में 14 वर्ष का वनवास भोगने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इस कलयुग में अपने निवास पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 5 शताब्दियां लगी हैं। ये प्रतीक है इस बात का कि जब कोई समाज अपने गौरवशाली अतीत को भूलता है, अपनी परंपराओं, संस्कृति और जड़ों से कटता है, तब उसका क्या हश्र होता है। योग का महत्व बता रहा है। आज पूरा विश्व योगा डे बना रहा है। यह एक इतना बड़ा आयोजन है जो लोगों को योग का महत्व बता रहा है। योग का उदय भारत में ही हुआ। भारत में योग का इतिहास सदियों पुराना है।
स्वामी विवेकानंद जी योग बहुत पहले से करते थे। स्वामी जी ने अपने शिकागो के सम्मेलन के भाषण में योग का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। योग सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जो सारी बीमारी ठीक कर देती है, सारे टेंशन कम कर देती है और आपका स्वास्थ्य। इस चैनल नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। आज का टॉपिक है जो मजदूर अपने घर जा रहे हैं, उन पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मदर्स डे। मदर्स डे पर आज सभी ने स्टेटस पर अपनी माता की फोटोज लगा रखी है। पर दोस्तों, हम भारतीय तो रियल में हर दिन मदर्स डे मनाते हैं क्योंकि हम अपनी माताओं के साथ ही रहते हैं। तो वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में अपने माता पिता के साथ रहने का चलन नहीं है, तो साल में एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपने मेरे इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था उस पर इतना स्नेह दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। आज का जो वीडियो है, आज एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था, उनके लिए एक छोटा सा हम वीडियो के तौर पर एक उन्हें भेंट देना चाहते हैं और उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। एक लड़का हमारे जवान को उंगली दिखाया, उस लड़की की कोई औकात नहीं है इस वर्दी के सामने। वो हमारे जवान को धक्के दे रहा है, मिडल फिंगर दिखा रहा है, मास्टर भी बोल रहा है। इधर तो उस लड़की की अकल ठिकाने लगाने में 30 सेकंड लग गए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सब सुनता रहा और उसे वार्निंग देता रहा, भाई ऐसा मत भी है, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार ही नहीं। अगर ये लड़का आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग की वीडियोस देखता तो इसकी पतलून गीली हो जाती। हर साल करोड़ों यंगस्टर्स आर्मी में ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह भागते हैं और हर साल 3 लाख से ज्यादा बच्चे एनडीए की एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ ही का सिलेक्शन होता है। ये है उस वर्दी की कीमत। क्या ये है हमारा वीवर हमारे। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को विश्व का सबसे बड़े मंदिर यानी अंकोर वाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप विचार कर सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ तक फैली थी। अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और यह पूरे 402 एकड़ में फैला हुआ है। इससे दिव्य मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ, लेकिन वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। लेकिन उनके भतीजे हरेंद्र वर्मन ने इस मंदिर के कार्य को पूर्ण किया। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर की बनावट खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित है। अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। मुंबईया भाषा में कहूं तो आज अपन का हिंदी डे है। अपन लोग स्कूल या कॉलेज में तो इंग्लिश ही बोलता है, लेकिन स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर, ऑफिस के बाहर, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बाहर से निकल के अपन हिंदी में ही चालू हो जाते हैं। बोले तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगा होगा कि मैंने ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया। दोस्तों, हिंदी की यही खूबी है, ये जहां जाती है वहां उसी रंग में रंग जाती है, ढल जाती है। का देश है। जिस प्रकार आज भारत और चीन में झगड़ा हो रहा है और हमारे अंदर यह फीलिंग आ रही है कि हमें चाइना का ज्यादा से ज्यादा बायकॉट करना है, सभी भारतीय में ऐसी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि यह होगा कैसे? भारत में चीन के प्रोडक्ट्स कैसे बैन होंगे? कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बनेंगे? इंडिया सुपर पावर और सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगा?
इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने और चाइनीज इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए इंडिया के पास एक ओल्ड स्कूल सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर। जब हमने एटम बम का सक्सेसफुली टेस्ट आज फिर एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सिर्फ 3-4 मिनट में बताने जा रहा हूँ जिसे शायद ही आप जानते होंगे। अपनी माँ को कड़ी मेहनत करते हुए देखना, काम करने के बाद शाम तक उसका निढाल हो जाना एक बेटे के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है चिंता किंडी मलेशम। कहानी के बैकग्राउंड में है पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियाँ और उनकी बुनाई से पहले की जाने वाली आंसू प्रक्रिया। दोस्तों, पोचमपल्ली सिल्क साड़ी आंध्र प्रदेश की पारंपरिक और परिश्रमी बुनकरों की एक अनुपम देन है। लेकिन इस साड़ी को लूम पर अलग अलग खूबसूरत डिजाइनों में ढालने से पहले आंसू की प्रक्रिया की जाती है। आंसू प्रक्रिया में रेशो की वाइंडिंग की जाती है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बहाने एक बार फिर ताजा हो गई, जब शारदा पीठ की मिट्टी लाकर प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के समय नींव में डाली गई। शारदा पीठ पीओके में है, जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। पीओके में मुजफ्फराबाद से 207 किलोमीटर दूर मां शारदा का ये प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, हम लोग विद्या की देवी के रूप में जिस मां शारदा की स्तुति करते हैं, उन्हीं का मंदिर आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। आपके भी दिल में दर्द उभर आया होगा ये सुनकर, है ना? समाचारों के अनुसार बड़ी मेहनत से और योजना के साथ देश में कोरोना वायरस के चलते 2 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी कामकाज ठप्प पड़े हैं। ना तो कारखाने खुले हैं और ना ही गाड़ियों की आवाजाही चालू है। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह है कि इस लॉकडाउन का पर्यावरण पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते जलवायु और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में तमाम शहरों की हवा बेहद साफ हुई है। देश में कोरोना वायरस के चलते 2 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी कामकाज ठप्प पड़े हैं। ना तो कारखाने खुले हैं और ना ही गाड़ियों की आवाजाही चालू है। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह है कि इस लॉकडाउन का पर्यावरण पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते जलवायु और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में तमाम शहरों की हवा बेहद साफ हुई है। देश की राजधानी में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में तो सुना ही होगा। उनमें से एक बहुत बड़े क्रांतिकारी सुखदेव जी का जन्म हुआ था। सुखदेव थापर का जन्म पंजाब के शहर लुधियाना में हुआ था। श्री रामलाल थापर व श्रीमती रल्ली देवी के घर 15 मई 1960 में बम फोड़ने पर बैन है और वहां सीमा पर भारत की वीर सेना के कारण पाकिस्तानियों की पतलून गीली हो रही है। भारत में आतंक मचाने वाले देश को इस तरह की करारी मार की जरूरत काफी दिनों से थी। देश में मुझ जैसे कई यंगस्टर्स बहुत खुश होंगे कि चलो हम रस्सी बम तो नहीं फोड़ पा रहे हो, पर सीमाओं पर बमों से पाकिस्तानियों की बम फाड़ने वाले जवान दिवाली का असली आनंद देशवासियों को दे रहे हैं। मगर अब्दुल कलाम वास्तविक रूप में आप देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है। जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए ये सारे रो रहे थे, हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब। तो सारों की हालत ऐसी थी। और ये जॉन दयाल फोटो खींच रहे हैं मेरी, ये जॉन दयाल तो अमेरिका गए थे कंप्लेंट करने के लिए, हाय मेरा बिलुआ क्लिंटन।
onus on the Prime Minister I not did not put the responding. onus on the Prime No, sir, Minister. you hold him to a different level of He just conduct. said that the Prime No, no. Minister doesn't have to do what his opponents did to him. No, so that's precisely my point. So what are you expecting the Prime Minister of the country, who is a political activist and political worker in nature, what do you want him to be? Do you want him to be a saint who this is politics, Nidhi, this is real politics. If and Prime Minister Narendra Modi is very different from remote controlled Prime Minister Manmohan Singh. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़ इंसान अपने कर्म दे नाल जाना जाता है। बरसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। हमारे जीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है, पर साथ ही मेडिकल दृष्टिकोण से एक चुनौती का समय है। सबसे बड़ी चुनौती ब्लड की है। मरीजों के लिए रक्त की कमी है। ब्लड बैंक्स में ब्लड का स्टॉक घटता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है रक्तदान करने की। रक्तदान करके हम अपनी सोसाइटी। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने को। तो दोस्तों, आज मैं आपको लॉकडाउन में जो कहानियां हुई है वो बताने वाला हूँ। भाई, अब लॉकडाउन है तो क्या इंसान अपने सारे काम का छोड़ देगा? क्या लॉकडाउन है तो शादी नहीं होगी? पर भोपाल में एक जोड़ी की शादी हुई। शादी में शामिल हुए 32 लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जो बिजली का उत्पादन तो करता ही है और साथ ही साथ सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बेचता भी है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में स्थित ओडनदुरई की। ओडनदुरई भारत का ऐसा गांव है जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से करीब 40 किलोमीटर दूर यह गांव नीलगिरी की गोद में स्थित है। यह भारत का ऐसा पहला गांव है जहां शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन पहले यह गांव की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ के लोगों को साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। स्थिति एकदम विपरीत थी। न यहाँ बिजली थी और न ही यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थी। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महिलाओं को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति में काफी बदलाव आया है। अब वहाँ सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा नाम जो किसी जमाने में लोगों की उपेक्षा फिर उनकी नफरत का शिकार हुआ। उसके बाद लोगों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। एक दौर आया जब अनेक ताकतें इस संगठन को आतंकवादी संगठन बताने पर तुल गई। और आज दौर ऐसा आया है कि देश और समाज की हर घटना पर लोग सबसे पहले। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, अनलॉक 1 हो चुका है। इसीलिए हमें इस अनलॉक 1 में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आज सारा इंडिया अनलॉक। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में लोग 7 अजूबों के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर मैं यह कहूँ कि भारत में ऐसे अनगिनत अजूबे हैं जिसके सामने यह 7 अजूबे फीके पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फीके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अजूबे रानी की वाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पाटन गुजरात का एक नामचीन स्थान था
और जिसे पहले अनहिलपुर नाम से जाना जाता था और जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। ऐसा मानना है कि रानी की राख में मिले हमने जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से मातृमंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृमंदिर का समर्पित दीप में। कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में। जग सुने और झूमे अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में। चीरतम दल अज्ञता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृमंदिर का समर्पित दीप में। सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वे शूल भी। धन्य मैं यदि जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी। क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों मैं इसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृमंदिर का समर्पित दीप में। मैं जलूं इतना कि सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से बिह से मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृमंदिर का अकिंचन दीप में। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं मातृमंदिर का समर्पित दीप में। सागर बसना पावन देवी, सरस सुहावन भारत मां। सागर बसना पावन देवी,
बरस सुहावन भारत माँ हिमगिरि तीन पयोधर वत्सल जनमन भावन भारत।